चलो, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। चलो एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं दोनों टॉपिक का, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक भी था, है ना। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और दूसरा टॉपिक था शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बहुत सारा नाम था, देखे ही थे कितना सारा नाम था। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का 5-6 नाम था और शिफ्ट इन डिमांड कर्व का फिर 5-6 नाम था। तो नाम के बारे में आज डिस्कस नहीं करते, नाम का खुद देख लेना, ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिसाइड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अच्छा ये क्यों होता है मूवमेंट अलोंग द, रीजन क्या है इसके पीछे होने का? चेंज इन प्राइस ड्यू टू प्राइस। जब प्राइस चेंज होगा और उसके वजह से डिमांड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस एक सिर्फ एक लौता फैक्टर है जिससे ये हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। अच्छा, प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा, और प्राइस जब डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते थे? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज या फिर डिक्रीज? याद करो, टर्म था, नाम था। याद नहीं है तो नीचे ग्राफ में आओ, देखो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के केस में क्या होता है? जब प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 रुपए से 25 रुपए हो गया प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 20 से बढ़ के कितना हो गया? 25, तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। डिमांड 100 यूनिट से कम होकर कितना हो गया? 70 यूनिट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड वर्ड को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन कब यूज करते हैं? मान लो जब प्राइस था 20 रुपए, प्राइस कम कितना हो गया? 15 हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा, जब किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। तो डिमांड 100 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया? 150 यूनिट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सपेंशन इज नॉट इक्वल्स टू इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू डिक्रीज। एक्सपेंशन वर्ड यूज होता है जब हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का बात करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज कब यूज होता है? जब हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व का बात करते हैं। अगर बुक में शिफ्ट इन डिमांड कर्व का टॉपिक, अगर मान लो बुक में दिया इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है? उसका मतलब है शिफ्ट हुआ है, ठीक है। टर्म्स में ही सबसे ज्यादा लॉजिक है यहाँ पे, कब एक्सपेंशन यूज करना है, कब कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है, कब डिमांड यूज करना है, कब क्वांटिटी डिमांड यूज करना है ना। यहाँ पे देखो, एक नाम में एक और नाम था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड लिखा हुआ है और दूसरे वाले में क्वांटिटी वर्ड नहीं है, चेंज इन डिमांड, ठीक है। देखना नीचे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के केस में देखो सिर्फ चेंज इन डिमांड लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड नहीं है। जब भी क्वांटिटी वर्ड नहीं लगा होगा तब उसका मतलब क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटिटी वर्ड तभी यूज होता है जब हम लोग रिलेट करते हैं प्राइस के साथ। जब प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तभी हम लोग क्वांटिटी वर्ड को यूज करते हैं, अदरवाइज क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब शिफ्ट के केस में रीजंस क्या होता है शिफ्ट होने का? क्या रीजन हो सकता है शिफ्ट होने का? एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के अगर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है तो उसके वजह से क्या होता है? शिफ्ट होता है। एनी फैक्टर अदर देन, मतलब इसका मतलब क्या? क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। और ऊपर वाले टॉपिक में क्या चेंज हो रहा था? प्राइस चेंज हो रहा था, बाकी सारे फैक्टर क्या थे? कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर का मतलब कौन सा फैक्टर पढ़े थे ना? 8 फैक्टर पढ़े थे। एक था उसमें से फर्स्ट फैक्टर प्राइस था, उसके बाद और 4 फैक्टर्स थे इंडिविजुअल के अंदर में, प्लस 3 ठो और आ गए थे कब? मार्केट का जब पढ़े हम लोग। टोटल 8 फैक्टर पढ़े थे हम लोग, ठीक है। क्या 8 ही है या और भी हो सकता है? फैक्टर और भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में हमको जो बुक में पढ़ाया जाता है वो 8 ही फैक्टर पढ़ाया जाता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहला फैक्टर, बाकी सातों फैक्टर। तो यहाँ पे एनी अदर फैक्टर, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस का मतलब क्या है? बाकी 7 फैक्टर्स में से कोई भी चेंज, जैसे कि इनकम चेंज हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और फर्स्ट वाले केस में क्या था? प्राइस चेंज हो रहा था, बाकी सातों फैक्टर क्या था? कांस्टेंट था।
क्लियर है? अच्छा, जब इस केस में डिमांड इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। वहां पे क्या बोलते थे हम लोग? इसको एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। और जब डिमांड डिक्रीज होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिक्रीज इन डिमांड। ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे इसके जगह? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड कब यूज होता है? जब हम लोग शिफ्ट का केस में पढ़ते हैं। और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कब यूज होता है? जब हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब यहां पे डिफरेंस लिखना था, हो गया, लिख लिए मीनिंग दोनों का। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, इसमें क्या रहेगा? इफेक्ट मूवमेंट अलोंग द डिमांड में सेम डिमांड कर्व, यहां पे शिफ्ट होगा। उसके बाद रीजन, ये क्यों होता है? ड्यू टू प्राइस के केस में होता है, और ये अदर देन प्राइस, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब उसके बाद आता है सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स, कोई एग्जांपल? अनमोल, कोई एग्जांपल सब्सटीट्यूट का? अनमोल उधर है, कोई एग्जांपल सब्सटीट्यूट का? टी एंड कॉफी सब्सटीट्यूट गुड्स है? हाँ, भूमिका है सब्सटीट्यूट? पक्का लिख दें? चलो, टी एंड कॉफी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का कोई एग्जांपल? स्वप्निल, स्वप्निल है ना? स्वप्निल, कॉम्प्लीमेंट्री का कोई एग्जांपल? पेन एंड इंक, आ गया, पेन एंड इंक। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है अगर मैं चाय पी लिया तो मुझे कॉफी का कोई नीड नहीं है, अगर मैं कॉफी पी लिया तो मुझे चाय का कोई नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर सकता है? सब्सटीट्यूट कर सकता है। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? मेरे को दोनों एक साथ चाहिए। पेन है तो बिना इंक के काम नहीं होगा, इंक है तो बिना पेन के काम नहीं होगा। टी एंड शुगर, टी एंड, अब कोई बोलेगा बिना चीनी का चाय पिए, तो एक्सेप्शन हमेशा है, ठीक है। अब कोई बोलेगा पेन और इंक का क्या जरूरत, पेंसिल ही ले लो डायरेक्ट, काम ही खत्म, ठीक है। तो देखो, टी एंड शुगर, टी है तो शुगर भी चाहिए, शुगर टी दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक साथ चाहिए हमको, ठीक है। वहीं पे टी एंड कॉफी क्या है? दोनों सब्सटीट्यूट है, क्योंकि कोई एक होने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तब सब्सटीट्यूट के कुछ केस में और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले सब्सटीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स लाइक टी एंड कॉफी, ठीक है। अब यहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में याद करो पढ़े थे, हमेशा हम कौन सा रिलेशन देखते हैं? क्रॉस रिलेशन। क्रॉस रिलेशन देखते हैं। क्रॉस रिलेशन का क्या मतलब है? अगर हम एक का प्राइस देख रहे हैं तो दूसरे का क्या देखेंगे? डिमांड देखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को मैं यही समझा दे रहा हूं, फिर अपने क्या करेंगे, बुक में क्या लिखा है वो देख लेंगे फटाफट, है ना। एक एग्जांपल लेके पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। मान लो टी है और कॉफी। टी का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो टी का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सा बात है। कोई भी प्रोडक्ट का जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो डिमांड क्या हो जाएगा? टी का डिक्रीज। अच्छा, जब टी का डिमांड डिक्रीज होगा तो तुमको क्या लगता है लोग क्या पिएंगे? डिमांड डिक्रीज हो गया मतलब लोग नहीं पी रहे हैं टी, तो लोग क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे। तो लोग, कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा। हम लोग हमेशा जो पढ़ते हैं, हम लोग क्रॉस रिलेशन पढ़ते हैं। क्रॉस रिलेशन का मतलब ये दोनों का रिलेशन, ठीक है। क्या ये दोनों का रिलेशन डायरेक्टली है? डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली घूम के आ रहा है, लेकिन हमको लिखना कैसे रहता है? डायरेक्टली लिखना रहता है कि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कॉफी बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ टी राइज करेगा तो डिमांड फॉर टी भी क्या, डिमांड फॉर कॉफी क्या करेगा? राइज करेगा, ठीक है। वैसे इसका ऑपोजिट ले लेते हैं एक बार। मान लो प्राइस ऑफ टी कम हो गया तो डिमांड क्या होगा? टी का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका डिमांड बढ़ गया मतलब कॉफी का डिमांड कम हो गया, लोग ज्यादा चाय पी रहे हैं तो कॉफी कोई नहीं पी रहा, तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? कम हो गया। हम यहाँ पे भी क्या पढ़ते हैं? क्रॉस रिलेशन हमेशा देखते हैं, ठीक है। एक का डिमांड, दूसरे का प्राइस, दूसरे का प्राइस तो पहले का डिमांड। तुम ये भी रिलेशन पढ़ सकते हो, तुम इस प्रकार से भी रिलेशन बना सकते हो। तो तुमको हमेशा क्या देखना होता है? एक प्रोडक्ट का प्राइस तो दूसरे का डिमांड, एक का डिमांड तो दूसरे का प्राइस, चाहे वो कोई भी कैसे भी दोनों। हाँ, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक का काम
मैं चाय वाला हूँ, CA चाय वाला, ठीक। MBA चाय वाला देखे हो कि नहीं, इतना बड़ा स्टार्टअप है वो, ठीक है। मान लो CA चाय वाला मेरा चाय का ठेला है, ठीक है। अब दो चीज बेचता हूं मैं, चाय भी बेचता हूं और कॉफी भी बेचता हूं, टी एंड। चाय का प्राइस है 10 रुपए, कॉफी का भी प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। अब मुझे अचानक से एक दिन रात को ऐसा लगा कि मैं कॉफी सस्ते में दे रहा हूं, कॉफी का प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो अगले दिन सुबह से मैं क्या कर दिया, 20 रुपए कर दिया। चाय का प्राइस 10 ही है, प्राइस किसका बढ़ा दिया मैं, कॉफी का बढ़ा दिया। तो अब कुछ लोग चाय पीते थे, कुछ लोग कॉफी पीते थे, तो कॉफी वाले क्या करेंगे, चाय पीने लग जाएंगे। बहुत जन ऐसे ही करेंगे, है ना, बहुत जन कॉफी की जगह क्या पीने लग जाएंगे, चाय पीने लग जाएंगे। तो जब प्राइस ऑफ कॉफी क्या हो गया, राइज हो गया, तो डिमांड फॉर कॉफी कम हो गया, जिसके वजह से डिमांड फॉर टी क्या हो गया, बढ़ गया। हमको क्या देखना होता है, हमको क्रॉस रिलेशन देखना, ठीक है। एक का प्राइस तो दूसरे का डिमांड। अब इससे हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि दोनों का प्राइस ज्यादा है या कम है, हम देखते हैं चेंज किसका हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ टी चेंज हो रहा है तो कॉफी का डिमांड भी चेंज होगा, वो बढ़ेगा। प्राइस ऑफ टी बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ेगा। प्राइस ऑफ टी कम हो रहा है तो कॉफी का डिमांड भी कम होगा, ठीक है। क्लियर है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, जब दो चीज सेम डायरेक्शन में जाता है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। जब दो चीज सेम डायरेक्शन में जाता है, तो यहां पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के केस में जब प्राइस ऑफ टी बढ़ा था, फर्स्ट केस में, ये वाले केस में प्राइस ऑफ टी जब बढ़ा था तब डिमांड फॉर कॉफी भी बढ़ा था, है ना। जब प्राइस फॉर टी बढ़ा था तो डिमांड फॉर कॉफी बढ़ा था। इसके बाद वाले केस में, ये वाले केस में देखो, जब प्राइस कम हुआ था तो डिमांड भी क्या हुआ था, कम हुआ था, ठीक है। तो इसको क्या डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस और डिमांड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, रिलेशन डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन या फिर पॉजिटिव रिलेशन, दो नाम है डायरेक्ट रिलेशन। हाँ, क्रॉस ही तो देखा, कहां ऑपोजिट जा रहा है, कहां पी ऊपर है डी नीचे, देखो थोड़ा ठीक से, नीचे 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 नीचे, हाँ तो आमने सामने हो गया, आमने सामने हो गया मतलब, तो एक साइड करके लिखा है क्या, अरे वो तो लिखा हुआ एक साइड है ना नहीं नहीं, क्रॉस दिखता है का मतलब ये नहीं, ये मैं कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री के केस में ये बताया, प्राइस ऑफ टी अगर राइज होगा तो डिमांड फॉर कॉफी भी क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। क्रॉस देखना, ये ऊपर देखो क्रॉस, ये रहा, ठीक है, दोनों राइज हो रहा है, या यहां पे देख लो दोनों क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्रॉस देखते, ठीक। चलो अच्छा, अब सेम चीज डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। एग्जाम्पल था टी एंड शुगर, ठीक है। अच्छा बताओ, तो प्राइस ऑफ टी, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर टी क्या होगा, कम होगा, डिमांड फॉर टी। अच्छा, डिमांड अगर टी का कम हो जाएगा तो शुगर का डिमांड क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो डिमांड फॉर शुगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अब इनवर्स रिलेशन है, दोनों कहां जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इनवर्स का मतलब ये नहीं होता कि माइनस में, या नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये होता है माइनस होना चाहिए। नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन का मतलब है दोनों क्या जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब एक बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा भी कम हो रहा है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट रिलेशन या फिर पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। देखो अब यहां पे कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि एक जब बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो प्राइस ऑफ टी क्या हो गया, कम हो गया, डिमांड फॉर टी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब प्राइस ऑफ टी कम हो तो डिमांड फॉर टी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके वजह से डिमांड फॉर शुगर क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा,
जब लोग ज्यादा चाय पियेंगे तो चीनी का कंजम्पशन भी ज्यादा ही होगा। तो अब देखो रिलेशन, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं नेगेटिव, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑपोजिट। ठीक है, इनवर्स रिलेशन या तो नेगेटिव रिलेशन बोल लो या फिर ऑपोजिट रिलेशन बोल लो, और वहीं पे डायरेक्ट रिलेशन बोल लो, पॉजिटिव बोल लो, या फिर और किसका बच गया, ऑपोजिट का सेम डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। हाँ चलो ठीक है, वही दो नाम है पॉजिटिव के केस में। ठीक है, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, अब देखो बुक में एग्जैक्टली वही चीज दिया हुआ है, 4 पेज करके दिया हुआ है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को देखना। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, अब देखो इधर हम क्या बनाए हैं, प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, और इधर क्या बनाए हम लोग, डिमांड फॉर टी। एक का प्राइस देखेंगे तो दूसरे का डिमांड देखेंगे। अभी तक हमारा जितना भी ग्राफ था, हम हर बार क्या बना रहे थे, एक साइड प्राइस ऑफ टी बना रहे थे, दूसरे साइड डिमांड फॉर टी ही बना रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जब हमको क्रॉस रिलेशन देखना है तो क्रॉस रिलेशन में क्या होगा, एक का प्राइस तो दूसरे का डिमांड, इधर टी है। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट भी बना सकते हैं, प्राइस ऑफ टी और डिमांड फॉर कॉफी भी बना सकते हैं हम लोग, सेम ही आएगा हर बार। ठीक है, देखो जब प्राइस पी था, डिमांड कितना था, क्यू था। जब प्राइस बढ़ गया, P1 आ गया, तो डिमांड भी बढ़ के कितना हो गया, Q1 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अभी जस्ट पढ़े थे एग्जांपल, डायरेक्ट रिलेशन। डिमांड फॉर टी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉफी फ्रॉम OP टू OP1। ठीक है, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली रिलेटेड। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास, ले लेते ना, उसको बोल देता हूँ, ले लो ना काउंटर में, उसको बोल दो इकोनॉमिक्स बुक दे देगा, बोल के दे देगा बुक। इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक दे देंगे आप लोग, दे देगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा, ऑपोजिट रिलेशन होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। देख लो सेम चीज है, इधर हम क्या बनाए हैं, शुगर का बनाए हैं, और इधर हम किसका बनाए हैं, टी का बनाए हैं। ठीक है, एक साइड शुगर है, दूसरी साइड टी है। तो जब प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, कम। ठीक है, जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, दिस वेरीज इनवर्सली। Demand for tea falls from OQ to OQ1 due to increase in the price of complementary goods sugar OP to OP1। ठीक है, चलो अच्छा, अब ये अंदर का पार्ट क्या करना है भाई, बताओ, खुद बताओ क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे घर से, है ना। सेम चीज लिखा हुआ है, पहले प्राइस OP था, नया प्राइस क्या हो गया, OP1 हो गया। पहले जो डिमांड OQ था, अब डिमांड बढ़ के क्या हो गया, OQ1 हो गया। एग्जैक्टली वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको घर में आराम से, छुट्टी आ रहा है, छुट्टी आ रहा है ना, दुर्गा पूजा, आराम से पढ़ना घर में। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। डिफरेंस लिखना है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का। बताओ फटाफट क्या होगा, घर से लिखना है, खाली बताते जाओ। मीनिंग लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। नेचर ऑफ डिमांड कैसा होगा, नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड वो तो रिलेशन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है। नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड, डिमांड कैसा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें होता है जॉइंट और इसमें होता है, इसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जॉइंट डिमांड होता है, क्योंकि एक का डिमांड बढ़ता है तो दूसरे का भी, दोनों गुड्स एक साथ चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। ठीक है, और इसमें नेचर ऑफ डिमांड क्या होता है, विदिशा बताओ, पढ़े हुए तुम।
फटाफट। नेचर ऑफ डिमांड क्या होता है? और कौन किया था क्लास वो वाले बैच में? ये तुम लोग नहीं किए थे, एक जन किया। ओके ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, चलो रिलेशन क्या होगा? सब्स्टिट्यूट का रिलेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री में इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, और यहां पे टी एंड शुगर। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट, बेसिक सा पॉइंट दिया, बचपन से आता है सबको। डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। ऑब्वियस सा बात है, क्या अनरिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो डिमांड इंपैक्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। रेलवे टिकट का प्राइस चेंज हो रहा है, चाय का प्राइस चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है? अनरिलेटेड है। दो पूरा कंप्लीटली अनरिलेटेड गुड्स के केस में किसी एक का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे का डिमांड में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ ओनली रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड क्या हो सकता है? या तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड हो सकता है, या तो सप्लीमेंट्री हो सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टी एंड शुगर, सब्स्टिट्यूट को ही हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, टी एंड कॉफी, नाम में थोड़ा सा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, तो any change in the price of unrelated goods do not affect the demand for the given commodity. Unrelated good refers to those goods which are not linked with the demand of a given commodity. Unrelated goods किसको बोलते हैं? जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी दूसरे गुड्स के डिमांड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड फॉर टी इन द चेंज इन द प्राइस ऑफ पेन। अगर प्राइस ऑफ पेन चेंज होगा तो डिमांड फॉर टी भी चेंज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है डिमांड बढ़े कम हो, लेकिन वो उसके वजह से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, प्राइस पेन का चेंज हो रहा है, इससे हमारा टी का डिमांड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वो अपना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो किसी और रीजन से हो रहा होगा, लेकिन वो पेन के प्राइस के चेंज होने की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो क्रॉस डिमांड किसको बोलेंगे? क्रॉस डिमांड अभी जस्ट पढ़े थे, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड। हम लोग सब कुछ एक बार एग्जाम्पल में सब कुछ पढ़ लिए हैं, यहाँ पे वो एक के बाद दिया हुआ है सेम चीज। ठीक है, क्रॉस डिमांड मैं बता दिया, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। एक का डिमांड दूसरे का प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस डिमांड। ठीक है, और हमेशा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के केस में हमेशा हम लोग क्रॉस डिमांड ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमेशा कहीं पे भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन दिया मतलब वो क्रॉस डिमांड ही पूछा है, उसके अलावा और वो कुछ पूछेगा भी नहीं कभी भी। ठीक है, चलो क्रॉस डिमांड इंडिकेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, ये अभी कोई काम का नहीं है, ये डिमांड का आएगा टॉपिक तब काम आएगा, अभी ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉस डिमांड कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जस्ट पढ़े, पॉजिटिव किस केस में था? सप्लीमेंट्री के केस में, और नेगेटिव कब था? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। ठीक है, क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कब था? सप्लीमेंट्री के केस में, और नेगेटिव कब था? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। ठीक है, क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड। Cross price effect refers to effect on the demand for a given commodity due to the change in the price of the related commodity. क्रॉस इफेक्ट पढ़ेंगे, बोला ना, हर जगह अपने क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में क्या करते हैं? हमेशा क्रॉस इफेक्ट पढ़ते हैं। वही क्रॉस इफेक्ट है, एक का प्राइस को देखेंगे और दूसरे का डिमांड को देखेंगे। क्रॉस इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। किसका प्राइस देख रहे हैं हम लोग? रिलेटेड गुड्स का। और डिमांड किसका देख रहे हैं हम लोग? गिवन कॉमोडिटी का देख रहे हैं। अगर टी का डिमांड देख रहे हैं तो प्राइस किसका देखेंगे? कॉफी का देखेंगे। कॉफी का डिमांड देख रहे हैं तो प्राइस किसका देखेंगे? टी का देखेंगे। ठीक है, इट मीन्स क्रॉस प्राइस इफेक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड। अच्छा, अब चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। देखना, हम ऊपर एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सब्सटीट्यूट के केस में ग्राफ पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में ग्राफ पढ़े थे। सब्सटीट्यूट के केस में क्या था, दोनों इंक्रीज हो रहा था, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था डिमांड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में क्या हो रहा था, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था और डिमांड डिक्रीज हो रहा था। अब फिर से एक बार सेम टॉपिक यहां पे दिया हुआ है, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है देखना। सबसे पहले ग्राफ के हिसाब से अगर हम डिफरेंस देखें, ग्राफ में सबसे मेन डिफरेंस है, यहां पे क्या बनाया हुआ है, प्राइस ऑफ टी, और यहां पे क्या बनाया हुआ है, डिमांड फॉर टी। ठीक है, इसीलिए मैं वहां पे मार्किंग करवाया था। वहां पे ग्राफ कैसे बनाया हुआ था, एक तरफ कॉफी था दूसरी तरफ टी था। यहां पे ग्राफ कैसे बनाया हुआ है, एक तरफ टी है दूसरी तरफ भी टी है, एक तरफ कॉफी होगा तो दूसरी तरफ भी कॉफी होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, जस्ट आज के क्लास में जो रिवाइज किए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, अलोंग, और दूसरा पढ़े थे शिफ्ट। ठीक है, अलोंग कब होता था, जब चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी, ओन गुड्स, जब खुद का प्राइस चेंज हो प्रोडक्ट का, तब होता था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। शिफ्ट कब होता था, अदर देन प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी, अदर देन प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी, है ना, ऐसे ही होता था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, मुझे बताओ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टी और कॉफी का बात करते हैं। जब टी का प्राइस बढ़ा, टी का डिमांड क्या हुआ, कम हो गया। कॉफी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ जाएगा। एक बार क्या करता हूं, इसको मैं यहां से मान, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, ये कौन सा केस है, ये वाला केस का बात हो रहा है या ये वाले केस का बात हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। तो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का बात हो रहा है या शिफ्ट इन डिमांड कर्व का बात हो रहा है। सोच लो ठीक से, है ना, अच्छे से सोच लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, सब यहीं रहने वाले हैं। और बाकी अलोंग वाले कौन कौन थे, रीजन बताओ क्यों। शिफ्ट वाले तो बता दिए, अलोंग वाले क्यों, कौन सा बात हो रहा है। देखो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है क्या ओन प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, जिसका हम डिमांड देख रहे हैं, क्या उसका प्राइस चेंज हो रहा है। प्राइस उसका चेंज नहीं हो रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री का चेंज हो रहा है। मतलब ये कौन सा पॉइंट का बात हो रहा है, 8 फैक्टर पढ़े थे, ये कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है, फैक्टर नंबर 2 निकालो, बुक देखो एक बार, 8 फैक्टर में से पॉइंट नंबर 2 देखो, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, है या नहीं है पॉइंट नंबर 2, है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सप्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हेडिंग होगा, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स 2 पॉइंट होगा। ठीक है, ये कौन सा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है। हम शिफ्ट कौन से केस में होता है, अदर देन फर्स्ट फैक्टर, मतलब रिमेनिंग 7 फैक्टर में से चेंज होता है तब शिफ्ट होता है, और पहला फैक्टर चेंज होता है तब क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। अभी पढ़े थे आज के क्लास में। तो अब बताओ कौन से केस का बात हो रहा है, अलोंग का बात हो रहा है या शिफ्ट का बात हो रहा है। शिफ्ट का बात हो रहा है, सिंपल सा बात है। तो शिफ्ट के केस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें। अच्छा, शिफ्ट के केस में ग्राफ अब कैसे बनेगा, देखो इधर क्या है, डिमांड ऑफ टी, प्राइस ऑफ टी। पहले डिमांड कर्व ये था जिसमें डिमांड कितना था, ठीक है। अब क्या प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, टी का बढ़ गया। हम कॉफी का पढ़ रहे हैं ना, कॉफी का, चलो यहाँ पे कॉफी बना देते हैं, टी के जगह हम लोग कॉफी लिख देते हैं।
कॉफी, यहां पे भी कॉफी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कॉफी का प्राइस चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। किसका खाली प्राइस चेंज हुआ है? टी का प्राइस चेंज हुआ है। तो क्या यहां पे मैं प्राइस को बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं? यहां पे तो नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पे हम ग्राफ में क्या बनाए? प्राइस ऑफ कॉफी बनाए। अगर प्राइस ऑफ टी बनाते तो मैं बढ़ा देता, प्राइस ऑफ टी तो बनाए नहीं, हम क्या बनाए? प्राइस ऑफ कॉफी बनाए, ठीक है। तो ये तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या डिमांड बढ़ेगा? डिमांड तो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ गया। प्राइस क्या होने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ओपी प्राइस पे पहले OQ डिमांड था, अब कितना हो गया? OQ1 डिमांड हो गया। चेंज क्यों हुआ? बिकॉज प्राइस ऑफ क्या हो गया? टी चेंज हो गया। अब क्या हो गया? डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहां चला गया? नया में चला गया। डी से शिफ्ट होके कहां गया? D1 में, ठीक है। अब क्या हो रहा है? डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसके पहले जो हम पढ़े थे वहां पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, देखो क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां पे क्या बनाया गया था? ये जगह में कॉफी नहीं बना के हम लोग क्या बनाए थे? टी बनाए थे। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? जब डिमांड फॉर कॉफी बढ़ रहा था तब प्राइस ऑफ टी को भी हम लोग बढ़ा रखे थे, जिससे कि हमको नया ग्राफ बनाना नहीं पड़ा और नया पॉइंट इक्विलिब्रियम का कहां आ गया था? अच्छा ग्राफ ही उल्टा है। उस केस में ग्राफ कैसा था? ठीक है, और पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहां पे आ गया था। पहले ए में थे, अब बी में आ, ठीक है। बिकॉज वो ग्राफ ऐसा क्यों बना था? क्योंकि एक तरफ टी का प्राइस लिए थे और दूसरी तरफ कॉफी का लिए थे। जब दोनों साइड सेम लोगे तब क्या होगा ग्राफ? तब शिफ्ट वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तब इसीलिए वो ग्राफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग ये शिफ्ट वाला केस पढ़ रहे हैं, देखो अभी हम लोग शिफ्ट वाला केस पढ़ रहे हैं। अभी देखो जितना भी ग्राफ है उसमें हर साइड में सेम चीज बनाया गया है। यहां पे भी टी बनाया है तो यहां पे भी टी बनाया है। नेक्स्ट ग्राफ में यहां पे भी टी बनाया है तो यहां पे भी टी बनाया है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में भी यहां पे टी बनाया है, यहां पे भी टी बनाया है, और यहां पे भी अगर टी है तो इधर भी टी ही, ठीक है। चार केस, एक में प्राइस को पहले इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे में डिक्रीज कर रहे हैं। सबसे कॉम्प्लीमेंट्री के केस में एक बार इंक्रीज कर रहे हैं, एक बार डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहला ग्राफ में आते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। जब सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस किसका? टी का इंक्रीज हो रहा है या इसके सब्सटीट्यूट कॉफी का इंक्रीज हो रहा है? कॉफी का इंक्रीज हो रहा है। प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स बोला है, हम टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टी का सब्सटीट्यूट कौन? कॉफी। तो प्राइस ऑफ कॉफी क्या हो गया? प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्राइस ऑफ कॉफी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसके वजह से टी का डिमांड क्या होगा? टी का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो वही किए ना, टी का डिमांड पहले OQ था, अब बढ़ के कितना हो गया? OQ1 हो गया। क्या टी के प्राइस में कोई इंपैक्ट है? कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि टी का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ था। प्राइस किसका चेंज हुआ था? कॉफी का चेंज हुआ था। तो देखो टी का प्राइस क्या है? अभी भी कांस्टेंट है। टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस उतने का उतना है, खाली क्या चेंज हो गया? डिमांड चेंज हो गया। क्लियर है? वैसे इसके बाद वाला पॉइंट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, मतलब प्राइस ऑफ कॉफी क्या हो गया? कॉफी का प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, जिससे डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसके इंक्रीज होने से कॉफी टी का डिमांड क्या होगा? टी का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। टी का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो वही हुआ है, Q से Q1, ठीक है। क्या टी का प्राइस चेंज हुआ? प्राइस चेंज नहीं हुआ। टी का प्राइस तो अभी भी उतना का उतना, पहले जितना था अभी भी उतना ही। प्राइस कोई भी चेंज नहीं हुआ टी का, खाली डिमांड चेंज हुआ, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब सेम चीज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है? टी शुगर। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? शुगर हुआ। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका मतलब क्या? किसका प्राइस इंक्रीज हो गया? शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो प्राइस ऑफ शुगर क्या हो गया? इंक्रीज। तो डिमांड फॉर शुगर क्या होगा? कम होगा। तो टी का डिमांड भी कम होगा। देख लो वही हुआ है, Q से Q1, ठीक है। क्या प्राइस ऑफ टी चेंज हुआ? प्राइस ऑफ टी चेंज नहीं हुआ। प्राइस ऑफ टी क्या है? अभी भी कांस्टेंट है, जितना पहले था अभी भी एग्जैक्टली उतना ही। क्लियर?
वैसे ही इसके ऑपोजिट वाला केस, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस डिक्रीज हुआ, मतलब किसका प्राइस डिक्रीज हुआ, शुगर का प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो शुगर का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब शुगर का डिमांड इंक्रीज हो गया मतलब टी का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। टी का डिमांड क्या हो गया, देखो वही हुआ, टी का डिमांड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। क्या टी के प्राइस में कोई चेंज, कोई चेंज नहीं, टी का प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, पहले जितना था अभी भी क्या है उतना ही है। डिमांड खाली ओक्यू से शिफ्ट होकर कहां चला गया, OQ1 में। क्लियर है, चारों केस, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में 2 केस, सप्लीमेंट्री के केस में 2 केस, एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, टोटल 4 केस। ठीक है, चलो अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि यहां तक अच्छे तरीके से पढ़ के आना। ठीक है, इसके बाद छोटा छोटा 2 टॉपिक बचा है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में अपने लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कुछ खास बचा नहीं है, छोटा छोटा 2 टॉपिक बचा है, नेक्स्ट क्लास में अपने लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ऊपर का एक टॉपिक और पेंडिंग है पहले का, है ना, पहले का एक छोटा सा पैराग्राफ पेंडिंग है, तो लास्ट नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने जाएंगे कहां पे, इसके बाद वाले चैप्टर में। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलो क्लियर है विदिशा, कोई डाउट तो बोलो। चलो ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन अपने लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बाय। सर वो फ्लैटर कर्व वाला, कौन सा फ्लैटर कर्व वाला बताओ, याद नहीं है मुझे, थोड़ा बता दो। अच्छा वो मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ये वाला टॉपिक देखना, अगर एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, दिस इज मोर फ्लैट, ये क्या है, और ये क्या है, ये फ्लैट कम है, ये फ्लैट ज्यादा है। ठीक है, देखना अब, अच्छा वो नया वाला ऐप में एक्चुअली वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें वीडियो नहीं, तुम एक बार एंड्रॉइड में लॉगिन कर लिए क्या, कर लियो क्या, लॉगिन नहीं किए, आज थोड़ा सा एक बार कर लो, है ना, फिर जो नया वाला का प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो जाएगा तो। एक काम करो, 1 मिनट यहीं पे अभी एक बार डाउनलोड करो ना, कि प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से हो गया होगा सॉल्व। बोलो तुम्हारा नंबर बोलो तो, 6372708552। 1 सेकेंड वेट करना विदिशा, ठीक है। एक लिंक दिया हूँ तुमको, उसमें डाउनलोड करो, और ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड में डालना मैं नीचे जो दिया हूँ, ठीक है, और साइन अप करना, एक बार करके देखो तो, बार डाउनलोड करके देखो, फ्लैटर कर्व और स्टिप कर्व का। देखो मान लो अगर ये स्टिप कर्व है तो इस केस में ये इंडिविजुअल के केस में होता है और ये मार्केट के केस में होता है। अब इंडिविजुअल के केस में मान लो प्राइस बढ़ गया या प्राइस कम हो गया,
तो डिमांड तेजी से कम होगा क्योंकि इंडिविजुअली ज़्यादा रिएक्ट करता है कभी भी प्राइस चेंज होता है तो। हाँ माई इंस्टीट्यूट देखो सर, वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइस के थोड़े से कम होने से डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आए, यहाँ पे डिमांड में चेंजेस आए। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में कम चेंज आ रहा है। इंडिविजुअली रिएक्ट करता है तो इंडिविजुअल में वो इंडिविजुअल लेवल में जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कर्व क्या होता है, ज़्यादा स्टिप होता है। और फ्लैटर कर्व के केस में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ओवरऑल सभी का इम्पैक्ट, प्राइस तो उतने से ही चेंज हो रहा है जितना पहले हो रहा था, लेकिन ओवरऑल डिमांड में इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि हर आदमी डिमांड को उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा प्राइस कम हुआ, जब हम अगर हम मार्केट का डिमांड देख रहे हैं तो सभी का डिमांड बढ़ेगा, तो इसीलिए इसमें इम्पैक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से इसका कर्व क्या होता है, ज़्यादा फ्लैट होता है, ठीक है। ओवरऑल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा ना मार्केट में, हर इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऐड होके आ जाएगा, तो इंडिविजुअल का इम्पैक्ट कम है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है प्राइस उतना से ही चेंज हुआ लेकिन मेरा इंडिविजुअल का डिमांड क्या हुआ, बहुत कम से चेंज होगा। लेकिन वहीं पे जब हम मार्केट के बारे में देखेंगे, सभी का डिमांड है, प्राइस तो अभी भी 10 रुपए से कम, यहाँ पे भी 10 रुपए से कम हुआ, यहाँ पे भी 10 से ही कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल डिमांड क्या होगा, बहुत ज्यादा से कम हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, सभी का डिमांड है, ठीक है। जी सर, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू मोर पर्सन इन द मार्केट, और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। इसीलिए ये कर्व क्या होता है, ज्यादा फ्लैटर होता है, और ये कर्व क्या होता है, ज्यादा स्टिप होता है। बोलो क्लियर है, बताओ। चलो ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।